हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके ब्लूप्रिंट पर आधारित होंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 1 के हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट पर आधारित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर ले, याद कर ले, क्योंकि इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में एक तो आएगा एमसीक्यू, और एक आएगा यहाँ पे 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो एमसीक्यू जो है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, और 3 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस में से आ सकता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर, साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या फिर प्रारंभ में घटेगी फिर बढ़ेगी और बुलबुला फूट जाएगा। तो इसका क्या सही आंसर हो सकता है? देखो, साबुन का बुलबुला, ठीक है, और ऋणावेशित कर रहे हैं। ऋणावेशित करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता जा रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन आने से इसका आकार बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो आकार बढ़ेगा, तो इसका आकार बढ़ जाता है। तो ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद का। एक चालक गोले पर -50 ई आवेश है तथा दूसरे समान गोले पर +B आवेश है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श करवाकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, पहला गोला जिस पर -50 ई है, दूसरा गोला जिस पर +20 ई है। अगर अपन ने दोनों को टच करवा दिया तो टोटल आवेश हो जाएगा इनका -50 +20, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेशों का यहाँ पे बीजगणितीय योग होता है। तो -50 और +20 करेंगे तो कितना आएगा? -30। ठीक है, मतलब अब ये एक वस्तु बन गई -30 ई की बन गई। कितने की बन गई? -30 ई की बन गई। अब इनको अलग भी कर दिया। अब जब इनको अलग करते हैं अपन तो बराबर मात्रा में आवेश बढ़ जाता है। तो एक पर -15 ही और दूसरे पर भी -15 ही आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा -15 ई होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान आवेश से समृद्ध ऊर्जा का कारण क्या है? जो गतिमान आवेश होता है उससे समृद्ध ऊर्जा का क्या कारण है? तो देखो, यहाँ पे कुछ और बातें नोट कर लेना। अगर आवेश जो है, अगर आवेश कैसा रहता है? स्थिर रहता है। अगर आवेश स्थिर होता है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा समृद्ध रहती है। और अगर आवेश गतिमान होता है तो उसमें दोनों क्षेत्र आते हैं, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों आते हैं। तो इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आंसर इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। तो देखो, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो होता है, क्योंकि आवेशों के मध्य जो बल लगता है, जैसे Q1 और Q2 दो आवेश है, R दूरी है, तो इनके बीच में कूलाम आकर्षण बल लगता है। उसका सूत्र F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। ये हो जाएगा कूलाम बल का सूत्र, कूलाम आकर्षण का सूत्र, कूलाम आकर्षण लगता है इसके बीच में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। Q बराबर होता है Ne, तो N बराबर होता है Q अपॉन में E। तो Q का मान 1 है और E का मान अपन जानते हैं 1.6 × 10⁻19। इसका भाग लगाते हैं तो ये वाला मान आता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। लास्ट में 10⁻18 है, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता इसके लिए स्थिर वैद्युतिकी में? तो देखो, स्थिर वैद्युतिकी के कुछ गुण हैं।
आवेश संरक्षित होता है, ये बात भी सही है। आवेश क्वांटीकृत होता है, ये बात भी सही है। बल रेखा क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये बात भी सही है। घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है, तो घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का केवल स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो स्थिर वैद्युतिकी से ये कथन यथार्थ नहीं होता, तो द इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताने के लिए पहले सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र होता है E बराबर F/Q। ठीक है, F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसी के साथ एक और मात्रक होता है इसका, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, लेकिन यहाँ पे वोल्ट पर मीटर कहीं नहीं दे रखा, यहाँ पे वोल्ट गुणा मीटर दे रखा है, जो कि नहीं होगा। तो यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आवेशित करने की प्रेरण विधि है। वैसे प्रेरण के बारे में बता नहीं रखा है, फिर भी आप देख लो। आवेशित करने की प्रेरण विधि, प्रेरण का मतलब होता है प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। ठीक है, प्रेरण द्वारा, ठीक, प्रेरण द्वारा आवेशित करना, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद दो इलेक्ट्रॉनों के विद्युत बलों की तुलना में दो प्रोटॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल कितना होगा? तो देखो, स्थिर विद्युत बल जो डिपेंड करता है वो आवेश के परिमाण पर डिपेंड करता है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका भी आवेश E होगा, ये भी E होगा। प्रोटॉन का होगा तो ये भी E होगा, ये भी होगा। दूरी के बारे में बताया नहीं, तो दूरी बराबर बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि दो इलेक्ट्रॉनों के विद्युत बलों की तुलना में दो प्रोटॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल भी वही होगा जितना इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। ठीक है, क्योंकि आवेश का परिमाण दोनों में समान होता है, केवल चिन्हों का फर्क होता है। इसके बाद दो आवेशों के मध्य बल अगर F है, यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए? 3 गुना, तो आवेशों के मध्य विद्युत बल कितना होगा, यह हमें बताना है। तो देखो, दो आवेशों के मध्य बल F है, ठीक है, तब दूरी कितनी है? R। तब दूरी कितनी है? R। तो F का सूत्र होता है K Q1 Q2 अपॉन में R²। अब दूरी जो R है वो 3 गुना, R डैश जो है 3R हो गई, 3 गुना हो गई। तो आपको पता है बाकी तो आवेश तो समान है, ये सब समान है, तो F जो है R² पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो नया जो F डैश आएगा, नया जो F डैश आएगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा R डैश के स्क्वायर के। तो 1/R डैश कितना है? 3R। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो नीचे 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 9। तो नीचे 9 आ रहा है, देखो F के मल्टीप्लाई में 9 कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। तो सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, सा आंसर इसका सही होगा। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए टॉपिक है इंपॉर्टेंट। इन टॉपिकों में से ही 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम जो भी है, सब कुछ सदिश निरूपण वगैरह सब जो है वो सब आपको पढ़ लेना है कूलाम के नियम में। और दूसरा है गाउस का नियम, और गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जो जितने भी अनुप्रयोग तीनों के तीनों आपको कर लेने हैं। और इसके अलावा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं अपन अक्ष और निरक्ष पर, ये आपको कंप्लीट अच्छे से आना चाहिए। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। फिर है बलागुण का व्यंजक की व्युत्पत्ति करना। तो बलागुण के व्यंजक की व्युत्पत्ति करना वो भी आपको आना चाहिए। तो इन्हीं में से आपके जो बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन्हीं टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें भी आपको ब्लूप्रिंट पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे और उन्हीं को आपको तैयार करना है उसी आइडिया से। एक चीज और ध्यान रखना, आप इसके अलावा जो है अब नई जो शेखावटी आएगी उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। शेखावटी को है ना अच्छे से तैयार कर लेना, और ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप पढ़ते जाओ। आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, फिजिक्स की गारंटी मेरी है। ओके।